एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम का बचपन। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसका परिवार एक सामान्य और साधारण कोंकणी मुस्लिम परिवार था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे और उनकी तैनाती मुंबई के डोंगरी इलाके में थी। एक पुलिस वाले का बेटा होने के नाते दाऊद का बचपन कानून और व्यवस्था के साए में बीता। उसके पिता अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, लेकिन शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका अपना बेटा एक दिन कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। दाऊद अपने 11 भाई बहनों में से एक था और उसका परिवार डोंगरी की तंग गलियों में रहता था, जहां हर दिन जिंदगी एक नई चुनौती लेकर आती थी। इस माहौल ने दाऊद को बहुत कम उम्र में ही दुनिया की कठोर सच्चाई से परिचित करा दिया था। शुरुआती दिनों में दाऊद एक सामान्य बच्चे की तरह ही था। वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा। उसे स्कूल की चारदीवारी से ज्यादा डोंगरी की गलियों की हलचल पसंद थी। वह अक्सर स्कूल से भागकर अपने दोस्तों के साथ घूमता और छोटी मोटी शरारतें करता था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर की कोशिशों के बावजूद दाऊद की संगत बिगड़ती चली गई। वह उन लड़कों के साथ उठता बैठता था जो छोटी मोटी चोरियों और लड़ाई झगड़ों में शामिल रहते थे। यहीं से उसके मन में अपराध की दुनिया के प्रति एक आकर्षण पैदा होने लगा। उसने देखा कि ताकत और पैसे से कैसे लोगों पर रौब जमाया जा सकता है, और यह बात उसके किशोर मन में घर कर गई। उसके पिता ने उसकी आदतों को सुधारने की बहुत कोशिश की। उन्होंने दाऊद को एक अच्छे स्कूल में भी भेजा, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से उन गतिविधियों में शामिल हो गया जो उसे अपराध के रास्ते पर ले जा रही थी। उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर भी उसके साथ थे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा गिरोह बनाया और इलाके में छोटी मोटी गुंडागर्दी और वसूली करने लगे। यह उनके अपराध की दुनिया में पहला कदम था। यह वो समय था जब मुंबई तेजी से बदल रही थी, और इस बदलाव के साथ अपराध की दुनिया में भी नए समीकरण बन रहे थे, जिसका फायदा उठाने के लिए दाऊद तैयार हो रहा था। अपने पिता की पुलिस की नौकरी के ठीक विपरीत दाऊद ने कानून को तोड़ने का रास्ता चुना। यह एक विडंबना ही थी कि जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कानून की रक्षा में लगा दी, उसी का बेटा कानून का सबसे बड़ा मुजरिम बनने की राह पर था। डोंगरी का वह माहौल, जहां एक तरफ गरीबी और लाचारी थी तो दूसरी तरफ अपराध की चमक दमक, दाऊद के लिए एक पाठशाला बन गया। उसने यहीं से सीखा कि कैसे लोगों के डर को अपनी ताकत बनाया जाता है और कैसे पैसे के दम पर वफादारी खरीदी जाती है। इन्हीं शुरुआती सालों ने उस दाऊद इब्राहिम की नींव रखी जिसे बाद में पूरी दुनिया ने मुंबई के सबसे बड़े डॉन के रूप में जाना। 1970 और 80 का दशक मुंबई के लिए एक बड़े बदलाव का दौर था। शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और इसके साथ ही बढ़ रही थी बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। 1982 में हुई ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ने इस आग में घी का काम किया। इस हड़ताल की वजह से मुंबई की कपड़ा मिलें बंद हो गईं और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगार और हताश युवाओं के पास जीवनयापन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में कई युवाओं ने अपराध की दुनिया का रुख किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे जल्दी पैसा और ताकत हासिल कर सकते हैं। इसी उथल पुथल भरे माहौल ने दाऊद इब्राहिम जैसे युवाओं को अपराध की दुनिया में अपनी जगह बनाने का सुनहरा मौका दिया। दाऊद ने इस अवसर को पहचाना और इसका पूरा फायदा उठाया। उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर अपने गिरोह का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वे छोटे मोटे अपराध करते थे, जैसे सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी, जुए के अड्डों से वसूली और लोगों को धमकाकर पैसे ऐंठना। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे पुराने डॉनों का राज था। ये डॉन तस्करी और वसूली के धंधे में माहिर थे, लेकिन वे सीधे तौर पर हिंसा से बचते थे। दाऊद ने इस पुराने तरीके को बदलने का फैसला किया। उसने समझा कि असली ताकत हिंसा और डर से आती है, और उसने इसी सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। उसने अपने गिरोह में उन बेरोजगार और गुस्सैल युवाओं को शामिल किया
जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इन युवाओं के लिए दाऊद सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण था, जो उन्हें गरीबी से निकालकर ताकत और सम्मान की जिंदगी दे सकता था। दाऊद ने उन्हें पैसा, हथियार और संरक्षण दिया और बदले में उनकी पूरी वफादारी हासिल की। उसका नेटवर्क धीरे धीरे डोंगरी और नागपाड़ा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलकर पूरे मुंबई में फैलने लगा। वह बहुत चालाक था और जानता था कि पुलिस और राजनेताओं के साथ संबंध बनाए रखना कितना जरूरी है। उसने पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया, जिससे उसे अपने अवैध धंधों को चलाने में आसानी होने लगी। यहीं से दाऊद इब्राहिम का एक छोटे मोटे अपराधी से एक संगठित गिरोह के सरगना बनने का सफर शुरू हुआ। वह अब सिर्फ एक गली का गुंडा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शातिर दिमाग बन चुका था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करने का सपना देख रहा था। उसने पुराने डॉनों के काम करने के तरीके को चुनौती दी और हिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मुंबई की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने उसे एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां से वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता था। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अपराधी बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस दौर के मुंबई की कहानी भी थी, जहां अपराध और हताशा साथ साथ पनप रहे थे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम को उस समय के सबसे खूंखार गिरोह पठान गैंग से टकराना पड़ा। पठान गैंग का सरगना करीम लाला था और उसके गुर्गे पूरे दक्षिण मुंबई में तस्करी और वसूली के धंधे पर कब्जा जमाए हुए थे। यह गैंग अपनी क्रूरता और हिंसा के लिए कुख्यात था। जब दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया, तो उनका सीधा टकराव पठान गैंग से हुआ। दोनों गिरोहों के बीच इलाके पर कब्जे को लेकर छोटी मोटी झड़पें होने लगीं, जो धीरे धीरे एक खूनी गैंगवार में बदल गईं। यह दुश्मनी दाऊद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। इस गैंगवार की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना 1981 में हुई, जब पठान गैंग के सदस्यों ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की बेरहमी से हत्या कर दी। शब्बीर की हत्या ने दाऊद को अंदर तक झकझोर दिया। वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने कसम खाई। इस घटना के बाद दाऊद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और निर्दयी हो गया। अब उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना या इलाके पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पठान गैंग को पूरी तरह से खत्म करना था। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक एक करके पठान गैंग के सदस्यों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। बदले की इस आग ने मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया। दाऊद ने अपने सबसे भरोसेमंद शूटरों जैसे छोटा राजन और अन्य को इस काम पर लगाया। अगले कुछ सालों में उसने पठान गैंग के लगभग हर बड़े सदस्य को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी खेल का अंत तब हुआ जब दाऊद ने अपने भाई के मुख्य हत्यारे अमीरजादा खान को एक अदालत के परिसर में दिन दहाड़े मरवा दिया। इस घटना ने पूरे मुंबई को दहला दिया और दाऊद इब्राहिम का नाम अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन गया। उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा, चाहे इसके लिए उसे कानून को कितना भी क्यों न तोड़ना पड़े। पठान गैंग को खत्म करने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बची थी। उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा दिया था और अब वह निर्विवाद रूप से मुंबई का सबसे शक्तिशाली डॉन बन चुका था। इस गैंगवार ने उसे सिखाया कि अंडरवर्ल्ड में टिके रहने के लिए सिर्फ चालाकी ही नहीं, बल्कि क्रूरता भी जरूरी है। उसने अपने दुश्मनों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया था कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। अपने भाई की मौत के बदले ने उसे एक साधारण अपराधी से एक ऐसे डॉन में बदल दिया था जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था। यह उसके सफर का वह पड़ाव था जहां से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पठान गैंग पर अपनी जीत और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद दाऊद इब्राहिम ने अपने आपराधिक नेटवर्क को एक संगठित रूप दिया। उसने अपने गिरोह को एक पेशेवर कंपनी की तरह चलाना शुरू किया, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। यह सिर्फ एक गिरोह नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट था, जिसका नेटवर्क मुंबई से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक फैला हुआ था।
डी कंपनी का ढांचा किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह था, जिसमें हर सदस्य की अपनी एक भूमिका और जिम्मेदारी तय थी। दाऊद इसका सीईओ था और उसके नीचे छोटा शकील, छोटा राजन और अब्बू सलीम जैसे कई भरोसेमंद सहयोगी थे जो उसके आदेशों का पालन करते थे। डी कंपनी ने अपने अपराधों का दायरा भी बढ़ाया। अब वे सिर्फ तस्करी और वसूली तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, हवाला के जरिए पैसों का लेन देन, अपहरण और सुपारी लेकर हत्याएं करने जैसे संगीन अपराधों में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। दाऊद ने दुबई को अपना नया ठिकाना बनाया, जहां से वह अपने इस विशाल आपराधिक साम्राज्य को रिमोट कंट्रोल से चलाता था। दुबई में बैठकर वह मुंबई में अपने लोगों को निर्देश देता था और उसके गुर्गे उन आदेशों को बिना किसी सवाल के पूरा करते थे। उसने तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। डी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसका डर था। दाऊद और उसके गुर्गे मुंबई के व्यापारियों, बिल्डरों और फिल्म निर्माताओं को फोन पर धमकाते और उनसे करोड़ों रुपये की वसूली करते थे। जो कोई भी पैसे देने से इनकार करता, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। इस डर के कारण कोई भी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने मुंबई के हर बड़े बिजनेस में अपना हिस्सा तय कर लिया था, चाहे वह रियल एस्टेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर सट्टेबाजी का बाजार। हर जगह डी कंपनी का पैसा लगा हुआ था और उनका दखल था। इस तरह दाऊद ने अपराध को एक उद्योग में बदल दिया, जिससे वह हर साल अरबों रुपये कमा रहा था। इस आपराधिक साम्राज्य को चलाने के लिए दाऊद ने एक मजबूत नेटवर्क बनाया था। उसके लोग पुलिस, राजनीति और न्यायपालिका में भी मौजूद थे, जो उसे हर कदम पर मदद करते थे। उसे पुलिस की हर कार्रवाई की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, जिससे वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसने अपने गिरोह को धर्म और जाति से ऊपर रखा और उसमें हर तरह के लोगों को शामिल किया जो सिर्फ पैसे और ताकत के लिए वफादार थे। डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जिसने मुंबई की समानांतर अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया था और दाऊद इब्राहिम इस सिस्टम का बेताज बादशाह था। 12 मार्च 1993 का दिन मुंबई के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। उस दिन शहर में एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिन्होंने पूरी मुंबई को दहला दिया। इन धमाकों में 257 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये भारत में हुआ पहला सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इसकी साजिश का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। इन धमाकों ने दाऊद की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन चुका था, जिसका नाम भारत के सबसे वांछित अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर आ गया। इन धमाकों की साजिश 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद रची गई थी। दाऊद ने इस घटना का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ हाथ मिलाया। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से भारी मात्रा में RDX विस्फोटक और हथियार समुद्र के रास्ते मुंबई तक पहुंचाए। इस काम में उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगी टाइगर मेमन ने उसकी मदद की। योजना के अनुसार मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, शिवसेना भवन और कई होटलों को निशाना बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। धमाकों को अंजाम देने के लिए दाऊद और टाइगर मेमन ने स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें पैसे का लालच दिया। इन युवाओं को यह कहकर भड़काया गया कि यह बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला है। 12 मार्च को इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर बम से भरी गाड़ियां खड़ी कर दी और रिमोट कंट्रोल से उनमें विस्फोट कर दिया। इन धमाकों ने न केवल सैकड़ों लोगों की जान ली, बल्कि शहर में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा कर दिया। इसका मकसद मुंबई की आर्थिक कमर तोड़ना और लोगों के दिलों में डर पैदा करना था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित कर दिया और उसकी तलाश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई। 1993 के धमाकों में दाऊद की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका है। वह अब सिर्फ पैसे के लिए अपराध नहीं कर रहा था,
बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। धमाकों के बाद दाऊद भारत से भागकर हमेशा के लिए पाकिस्तान के कराची शहर में बस गया, जहां उसे पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि वह आज भी इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूत और पकड़े गए आतंकवादियों के बयान स्पष्ट रूप से इन धमाकों में उसकी संलिप्तता को साबित करते हैं। यह घटना दाऊद के आपराधिक जीवन का वह अध्याय है जिसने उसे एक डॉन से एक देशद्रोही बना दिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता हमेशा से ही बहुत गहरा और जटिल रहा है। दाऊद इब्राहिम ने इस रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उसने बॉलीवुड को न केवल पैसे कमाने का एक जरिया बनाया, बल्कि अपनी ताकत और ग्लैमर का प्रदर्शन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। डी कंपनी ने 1980 और 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। दाऊद और उसके गुर्गे फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं को धमकाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे, जिसे प्रोटेक्शन मनी कहा जाता था। जो कोई भी उनकी मांग पूरी करने से इनकार करता, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। डी कंपनी ने बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर अपना काला धन भी लगाया। कई फिल्मों की फंडिंग सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से होती थी। दाऊद यह तय करता था कि कौन सी फिल्म बनेगी, उसका हीरो कौन होगा और किसे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। दुबई में होने वाली उसकी पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल होते थे और उनकी तस्वीरें अक्सर अखबारों में छपती थी। यह दाऊद का तरीका था, यह दिखाने का कि उसका प्रभाव कितना व्यापक है। कई अभिनेत्रियां उसके गिरोह के सदस्यों के साथ संबंधों को लेकर भी चर्चा में रहीं। यह एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का खौफ इस कदर हावी था कि कोई भी खुलकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस डर और पैसे के खेल का सबसे भयानक चेहरा तब सामने आया जब अंडरवर्ल्ड ने हिंसा का सहारा लेना शुरू किया। फिल्म निर्माता मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई और निर्देशक राजीव राय पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह बाल बाल बचे। लेकिन सबसे सनसनीखेज घटना 1997 में हुई, जब म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के एक मंदिर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि उन्होंने दाऊद के सहयोगी अब्बू सलेम को प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया और यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड की धमकियां सिर्फ खोखली नहीं होती। गुलशन कुमार की हत्या के बाद डर का माहौल और भी गहरा हो गया। शाहरुख खान, सलमान खान और प्रीति जिंटा जैसे कई बड़े सितारों को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आए। कई कलाकारों को पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी। यह वह समय था जब बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर का एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। दाऊद ने बॉलीवुड को अपनी कठपुतली बना लिया था, जिसे वह दुबई में बैठकर अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। यह रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि यह ग्लैमर, ताकत और खौफ का एक खतरनाक कॉकटेल था, जिसने कई सालों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने चंगुल में जकड़े रखा। बॉलीवुड के अलावा दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी ने मुंबई के दो और सबसे आकर्षक क्षेत्रों रियल एस्टेट और राजनीति में भी अपनी गहरी जड़ें जमा ली थीं। मुंबई में जमीन की कीमतें हमेशा आसमान छूती रही हैं और दाऊद ने इस बात को अच्छी तरह समझा। उसने रियल एस्टेट के कारोबार को अपनी काली कमाई को सफेद करने और अपनी ताकत बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया बनाया। डी कंपनी विवादित संपत्तियों को खाली कराने, बिल्डरों से वसूली करने और अवैध निर्माणों को संरक्षण देने का काम करती थी। कोई भी बिल्डर या डेवलपर अंडरवर्ल्ड की मर्जी के बिना मुंबई में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दाऊद का गिरोह जमीन के सौदों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। अगर दो पार्टियों के बीच किसी संपत्ति को लेकर विवाद होता, तो वे अदालत जाने के बजाय डी कंपनी के पास जाते थे। दाऊद का कोर्ट दुबई से चलता था और उसका फैसला अंतिम माना जाता था। जो भी उसके फैसले को नहीं मानता, उसे अपनी जान का खतरा होता था। इस तरह उसने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार पर एक समानांतर शासन प्रणाली स्थापित कर ली थी। उसने कई बेनामी संपत्तियों में भी निवेश किया था, जिन्हें वह अपने सहयोगियों या रिश्तेदारों के नाम पर चलाता था।
झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराकर वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाना उसके लिए सबसे ज्यादा मुनाफे वाला धंधा बन गया था, जिसे स्लम रीडेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अपराध के इस साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक संरक्षण बहुत जरूरी था और दाऊद इस खेल का माहिर खिलाड़ी था। उसने कई राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध बनाए। वह चुनावों के दौरान कुछ उम्मीदवारों को पैसा और बाहुबल दोनों मुहैया कराता था और चुनाव जीतने के बाद वे नेता उसके हितों की रक्षा करते थे। इन राजनेताओं की मदद से उसे सरकारी ठेके मिलते थे और पुलिस की कार्रवाई से भी वह बचा रहता था। उसके राजनीतिक संपर्क इतने मजबूत थे कि कई बार उस पर या उसके गिरोह पर चल रहे मामलों को कमजोर कर दिया जाता था या गवाहों को डरा धमकाकर बदल दिया जाता था। यह गठजोड़ अपराध, व्यापार और राजनीति का एक खतरनाक त्रिकोण था। अंडरवर्ल्ड राजनेताओं को चुनाव जीतने में मदद करता था और बदले में राजनेता अंडरवर्ल्ड को अपना अवैध कारोबार चलाने की खुली छूट देते थे। इस नेक्सस ने मुंबई की लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया था। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और कानून का राज लगभग खत्म हो गया था। दाऊद ने यह साबित कर दिया था कि पैसे और डर के दम पर किसी भी सिस्टम को खरीदा जा सकता है। उसकी पकड़ सिर्फ मुंबई की सड़कों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी थी, जहां से वह पूरे शहर की किस्मत का फैसला कर रहा था। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस और भारत सरकार ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़ने का फैसला किया। धमाकों ने देश को यह एहसास दिलाया था कि अंडरवर्ल्ड अब सिर्फ एक कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले अधिकारियों की एक टीम बनाई, जिनका एकमात्र काम दाऊद के गिरोह के सदस्यों को खत्म करना था। प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर और दया नायक जैसे अधिकारियों ने डी कंपनी के कई बड़े शूटरों और गुर्गों को मुठभेड़ों में मार गिराया। इस कार्रवाई ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी और मुंबई की सड़कों पर गैंगवार काफी हद तक कम हो गया। इसी दौरान सरकार ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकौका जैसा एक बहुत सख्त कानून बनाया। यह कानून संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाया गया था और इसमें पुलिस को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए थे। मकौका के तहत किसी आरोपी के लिए जमानत पाना लगभग नामुमकिन था और पुलिस को सबूत इकट्ठा करने के लिए ज्यादा समय मिलता था। इस कानून के डर से कई अपराधियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या मुंबई छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की आर्थिक जड़ों पर भी हमला किया और उनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इन सभी कार्रवाइयों ने मिलकर दाऊद के साम्राज्य को मुंबई में काफी कमजोर कर दिया। अंडरवर्ल्ड के पतन का एक और बड़ा कारण भारत में 1991 के बाद हुआ आर्थिक उदारीकरण था। अर्थव्यवस्था के खुलने से व्यापार करने के नए और कानूनी तरीके सामने आए। विदेशी कंपनियों के आने से रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी। अब बिल्डरों और व्यापारियों को अपने विवादों को सुलझाने के लिए अंडरवर्ल्ड के पास जाने की जरूरत नहीं थी। कानूनी और वित्तीय प्रणाली मजबूत होने से काले धन का प्रवाह भी कम हो गया। धीरे धीरे व्यापार जगत ने खुद को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से छुड़ाना शुरू कर दिया, जिससे डी कंपनी की वसूली और कमाई पर गहरा असर पड़ा। हालांकि दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान से अपना अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा है, जिसमें ड्रग्स और हथियारों की तस्करी शामिल है, लेकिन मुंबई पर उसकी पुरानी पकड़ अब खत्म हो चुकी है। उसके कई पुराने साथी या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं। छोटा राजन जैसे उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी उसके दुश्मन बन गए और बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। एक समय था जब मुंबई में पत्ता भी दाऊद की मर्जी के बिना नहीं हिलता था, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई, कड़े कानूनों और बदलते आर्थिक परिदृश्य ने उसके साम्राज्य को लगभग ध्वस्त कर दिया है। मुंबई में दाऊद का युग अब इतिहास बन चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक चेतावनी है कि कैसे अपराध और आतंक मिलकर किसी शहर को तबाह कर सकते हैं। भले ही मुंबई में दाऊद इब्राहिम का सीधा नियंत्रण खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। दाऊद ने अपराध का जो मॉडल तैयार किया था,
वह आज भी नए और उभरते हुए गैंगस्टरों के लिए एक प्रेरणा और टेम्पलेट का काम करता है। यह मॉडल कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करना, बेरोजगार और दिशाहीन युवाओं को अपने गिरोह में शामिल करना, हिंसा और डर के जरिए अपना दबदबा कायम करना और फिर अपने नेटवर्क को संगठित करके उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट में बदलना। दाऊद ने दिखाया कि कैसे अपराध को एक कॉरपोरेट व्यवसाय की तरह चलाया जा सकता है और यह तरीका आज भी कई आपराधिक गिरोह अपना रहे हैं। आज के गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई दाऊद के इसी मॉडल का अनुसरण करते दिखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी अपनी चार्जशीट में बिश्नोई गैंग की तुलना डी कंपनी से की है। यह गैंग भी वसूली, टारगेटेड किलिंग और आतंक फैलाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता है। वे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आकर्षित करते हैं और विदेशों में बैठकर भारत में अपने ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद दुबई या कराची से करता था। अक्टूबर 2024 में मुंबई के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और इसका कारण सिद्दीकी के दाऊद गैंग से कथित संबंधों को बताया। यह घटना दिखाती है कि पुराने अंडरवर्ल्ड की छाया आज भी मुंबई पर मंडरा रही है। दाऊद की एक और विरासत है अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद का गठजोड़। 1993 के धमाकों से उसने यह साबित कर दिया था कि आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। आज भी कई आतंकवादी संगठन अपने स्लीपर सेल बनाने, हथियार और पैसा पहुंचाने के लिए स्थानीय आपराधिक गिरोहों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्थायी खतरा बनी हुई है। दाऊद ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चलकर आज के अपराधी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। अंत में दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के अपराधी बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक सबक भी है। यह दिखाती है कि कैसे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय युवाओं को अपराध के रास्ते पर धकेल सकता है। जब तक समाज में ये समस्याएं मौजूद रहेंगी, तब तक नए दाऊद पैदा होते रहेंगे। हालांकि मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को काफी हद तक काबू कर लिया है, लेकिन अपराध ने बस अपना रूप बदला है, वह खत्म नहीं हुआ है। दाऊद इब्राहिम आज भारत का सबसे वांछित भगोड़ा है, लेकिन उसका बनाया हुआ अपराध का मॉडल एक ऐसी विरासत है जो आज भी कानून और व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है।